अब मैं मोमेंट्स पर कुछ और प्रॉब्लम्स करने जा रहा हूं और ख़ास तौर पर इसलिए कि क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के चक्कर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंफ्यूज ना करूं और कंसिस्टेंट रहूं। तो ये मैं एक बार फिर ये सीसॉ बनाने जा रहा हूं। ये रहा मेरा सीसॉ और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन फुलक्रम कह लीजिए या पिवट पॉइंट कह लीजिए, जो कि दिल चाहे कह लीजिए, लेकिन ये जो पॉइंट है जहां ये टिका हुआ है, ये सीसॉ, ये मेरे पास यहाँ बीच में है और इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगा रहा हूं मैं जैसे कि ये एक 10 न्यूटन की फोर्स है और इसका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स या 10 यूनिट्स है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका मोमेंट आर्म जो है वो 10 मीटर है और ये एक और फोर्स है जो कि डाउनवर्ड या क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रही है, 50 न्यूटन है और इसका जो मोमेंट आर्म है या आर्म डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर्स है। एक और फोर्स इसी तरफ आ रही है जो कि क्लॉकवाइज फोर्स है, ये 5 न्यूटन की है और इसका जो डिस्टेंस है, इसका मोमेंट आर्म जो है वो सिर्फ 4 मीटर है, 4 मीटर। और ये मेरे ख्याल है ये साइड काफ़ी हो गई। अब मेरे ख्याल में कलर्स स्विच कर लूँ, नहीं मेरे ख्याल में कलर स्विच ना करूँ, बल्कि मैं जो हूँ इसको यहाँ इसी कलर में लिख देता हूँ, वो मैं बाद में कार्रवाई करूंगा। ये एक और फोर्स है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर ये जो है ये फोर्स जो है ये 10 न्यूटन की फोर्स है और इसका जो जाहिर बात है कि जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से या इसका जो मोमेंट आर्म है वो 3 मीटर है। और अब एक और फोर्स है जो कि चलिए 8 मीटर के फासले पर है और ये इसे क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रही है और ये जो फोर्स है इसको मैं फर्ज कर लीजिए एक है 20 न्यूटन की एक फोर्स है और एक बार फिर 10 मीटर के फासले पर एक और फोर्स है जो कि मैं अस्यूम कर रहा हूं कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है और ये मुझे नहीं मालूम कि ये फोर्स कितनी है। तो जब भी हम मोमेंट प्रॉब्लम्स करते हैं तो ये बात ध्यान में रखने वाली होती है कि हमें क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज फोर्सेस को एक दूसरे से बैलेंस करना होता है और जाहिर बात है कि शर्त हमने यही रखी है कि ये बैलेंस में है, यानी कि क्लॉकवाइज फोर्सेस जो हैं या क्लॉकवाइज मोमेंट या क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो सारे का सारा बराबर होना चाहिए। अब मैं दूसरे कलर में आ रहा हूं, काउंटर क्लॉकवाइज के तभी टोटल मोमेंट्स हमारे पास जीरो होंगे, टोटल टॉर्क जो है वो इस पूरे सिस्टम का हमारे पास जीरो होगा। तो हमारे पास क्लॉकवाइज फोर्स एक ये है, एक ये है और ये अब दूसरी तरफ यहाँ और कोई नहीं है, ये और दूसरी तरफ ये फोर्स जो है 20 न्यूटन वाली ये हमारे पास मौजूद है। तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी लिखना शुरू करता हूँ। तो ये 10 टाइम्स 10 ये एक फोर्स हो गई। दूसरी फोर्स हमारे पास जो क्लॉकवाइज है ये है 5 टाइम्स 4 और प्लस तीसरी फोर्स जो है 20 न्यूटन की जो कि 8 मीटर के फासले पर है, ये है 20 टाइम्स 8। अब ये बराबर है काउंटर क्लॉकवाइज फोर्स कौन सी है, ये 50 न्यूटन वाली फोर्स है जो कि 8 मीटर के फासले पर है। उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज में याद रखिए कि इसको अगेंस्ट दी अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉक मूवमेंट के घुमाने की कोशिश करते हैं। ये एक पहली काउंटर क्लॉकवाइज हो गई और जो दूसरी काउंटर क्लॉकवाइज है 10 न्यूटन की फोर्स है जो कि 3 मीटर के फासले पर है। तो ये हो जाएगा प्लस 10 इंटू 3 और ये नामालूम फोर्स जो कि 10 मीटर के फासले पर है, ये मुझे नहीं मालूम और यही मुझे मालूम करनी है। तो F10 ये मेरे पास हो गया। तो ये अब मैं जल्दी जल्दी इनको दूसरा कलर कर लेता हूं क्योंकि अब सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो ये 100 और ये हो गया 20 और ये हो गया 2 अट्ठे 16 160 5 अट्ठे 40 400 और अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये बड़ा दिलचस्प प्रॉब्लम है। 30 प्लस 10 F। अब मैं इन दो इस साइड को पूरा जमा करूंगा तो ये 120 और 160 120 और 160 ये हो जाएगा 280 280 और ये इक्वल होगा बराबर होगा 430 प्लस 10F प्लस 10F। और जैसे मैंने कहा था कि ये बड़ा दिलचस्प प्रॉब्लम है, आप देखेंगे। तो ये 430 माइनस 280, मैं इसको इस तरफ ला रहा हूं, सॉरी ये मैं गलत कर गया, ये गलत कर गया, ये 280 माइनस 430 होगा तो ये माइनस 150
मेरे पास हो जाएगा, और ये हो जाएगा F इज इक्वल टू -15 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज मान रहे थे, दरअसल काउंटर क्लॉकवाइज नहीं बल्कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि ये हमें साइन, माइनस का साइन हमें ये बता रहा है। और माइनस का साइन का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हमने इसको अस्यूम किया था ये उस डायरेक्शन में नहीं है बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां हमने काउंटर क्लॉकवाइज इसको अस्यूम किया था, लेकिन नेगेटिव नंबर में जवाब आने का नतीजा ये निकला कि ये दरअसल 15 न्यूटन्स है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही है। और मेरा ख्याल है कि ये कम कंफ्यूज किया होगा इस प्रॉब्लम ने आपको। और अब मैं एक और प्रॉब्लम करने के लिए जा रहा हूं, और उम्मीद है कि इस प्रॉब्लम को आप और ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा बेहतर पाएंगे। ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी प्रॉब्लम होगा आपके लिए। अब ये मैं एक लकड़ी की मेज बनाने जा रहा हूं। ये एक मेज है जिसकी ये एक टांग, एक लेग ये रही, और दूसरी टांग यानी दूसरी लेग ये रही, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जाहिर है कि एक रेगुलर शेप है, और ये इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां कहीं होगा, इसके तख्ते पे कहीं ना कहीं। और इसका जो वेट है, वेट जाहिर बात है डाउनवर्ड फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, तो इसका जो वेट है वो क्या होना चाहिए? चलिए मैं मानता हूं कि इसका वेट जो है वो 20 न्यूटन इसका वेट है। और बहुत बड़ी मेज नहीं है, चलिए मान लिया बड़ी मेज है, लेकिन ये कि इसके जो वेट है वो 20 न्यूटन है। और इसके ऊपर मैं एक ये बॉक्स, सॉरी कुछ ज्यादा ही अजीब व गरीब हो गया ये, इसके ऊपर ये मैं एक किताबों से भरा हुआ बॉक्स रख रहा हूं जिसका के जो मास है वो 10 किलोग्राम है, यानी कि उसकी जो फोर्स है या उसका वेट जो है वो 100 न्यूटन है। ये जो बॉक्स है ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है अपने वेट की, जो कि 100 न्यूटन की फोर्स है। अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि ये दोनों की दोनों टांगें जो हैं, हर जो लेग जो है इस पर और इस लेग पर, इन दोनों पर कितनी फोर्स लग रही है कि ये बैलेंस्ड हैं, यानी कि ना ये टूट रही हैं और सपोर्ट किए हुए हैं, ना तो ये घूम रही है और ना ये टूट रही है, ना ये डाउनवर्ड जा रही है ना ये अपवर्ड जा रही है। आपको पता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर फोर्स के जवाब में एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती है। ये हमने न्यूटन के लॉज में ये बात हमने पढ़ी है। तो अब जो है इन दोनों पॉइंट्स पर अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो अपवर्ड फोर्स भी यकीनन कोई ना कोई एक्ट कर रही होगी। तो अब मैं एक्सेस ऑफ रोटेशन लेता हूं, मैं उस जगह को, उस लेफ्ट वाले पॉइंट को मैंने एक्सेस ऑफ रोटेशन मान लिया, और ये जो लेग है ये मैं इसको अस्यूम कर रहा हूं कि ये अपवर्ड फोर्स लगा रही है ताकि इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ भी नहीं घूम रहा, हर चीज अपनी अपनी जगह स्टेशनरी है। और अगर ये ना होता तो ये बिल्कुल या तो बिल्कुल गिर जाती या दूसरी तरफ पलट जाती। तो अब ये जो पॉइंट है मेरा, इस लेग वाला, लेफ्ट साइड की लेग वाला, ये पॉइंट ऑफ एक्सेस पॉइंट है, और ये जो है ये इसका समझ लीजिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है। और इसका जो वेट है, जाहिर बात है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और हम जानते हैं कि ये जो टेबल है ये इस वक्त स्टेशनरी हालत में, और अगर फोर्सेस बैलेंस में ना होती तो ये रोटेट कर जाती, घूम जाती। और अब आपको बाज़ाहिर लग रहा होगा ये मोमेंट प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दर हकीकत ये एक मोमेंट प्रॉब्लम है, और ये बहुत ही, मैंने जैसे आपसे कहा था कि बहुत दिलचस्प किस्म का मोमेंट प्रॉब्लम आपको साबित होगा। तो ये पूरी टेबल स्टेशनरी है, ना ये इस तरफ घूम रही है ना ये उस तरफ घूम रही है, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज कोई रोटेशन इसमें नहीं हो रही है, लिहाजा इस सारी की सारी जो नेट टॉर्क है इस पूरी टेबल का 0 है, यानी कि ये स्टेशनरी है। और इसकी जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो मुझे नहीं मालूम। मैं ये कह रहा हूं कि ये FL यानी कि लेग से लगाई हुई जो फोर्स है, जाहिर बात है कि ये फोर्स ऑफ रिएक्शन है जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इसके वेट के फोर्स लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम कि ये फोर्स कितनी है। और मैंने ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये ले लिया है। इससे जो फासला है इस बॉक्स के सेंटर ऑफ मास का वो 1 मीटर है, सही। और जो सेंटर ऑफ मास है इस मेज का, इसका फासला यहां से ये 2 मीटर है, और इसका फासला मजीद इस सेंटर ऑफ मास से 2 मीटर है। अब हमारे पास एक मोमेंट का प्रॉब्लम बिल्कुल सेट हो गया है। अब
ये हमें एक बार फिर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज जितने भी मोमेंट्स हैं उन सबको सम अप करना है और इन सबको जीरो लेना है एक। और ये बात याद रखिए कि ये जो फोर्स है ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वेट्स हैं इनको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 100 न्यूटन की जो फोर्स है ये 1 मीटर दूरी पर है और लिहाजा अब मैं इसको लिखना शुरू करता हूं। तो 100 न्यूटन वाला जो बॉक्स है ये 1 मीटर के फासले पे, तो 100 × 1 मैं इसको लिखूंगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। ये 20 न्यूटन की फोर्स है और ये 2 मीटर के फासले पे सेंटर ऑफ मास इसका जारी पता कि पूरा पूरा वेट इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो लिहाजा ये 20 × 2 हो जाएगा। 20 × 2 इज इक्वल टू, अच्छा एक बात और भी है कि इसका ये जो पॉइंट है इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लिहाजा यहां पर कोई भी कितनी भी फोर्स लग रही हो वो प्रैक्टिकली उसका टॉर्क जो है वो जीरो होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, हमें इस बात से कोई गरज नहीं कि यहां पर कितनी फोर्स लग रही है टॉर्क के व्यू पॉइंट से। क्यों? इसलिए कि यहां पर हमें इस टॉर्क से कोई गरज नहीं, क्योंकि हमने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया है। तो और ये खुद जीरो डिस्टेंस पर है, लिहाजा इस फोर्स जो भी होगी वो प्रैक्टिकली जीरो होगी। अब जो लेग वाली जो फोर्स है वो क्या है, FL, और इसका जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से वो है टोटल 2 + 2 यानी 4 मीटर के फासले पर है। ये 4 मीटर के फासले पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये सारी की सारी फोर्सेस बराबर होनी चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ मोमेंट से ही कहता है। तो ये हो जाएगा 140 = FL × 4। तो 4 अगर मैं FL यानी कि मालूम करूंगा तो ये 4 को 140 को मैं 4 पे तकसीम करूंगा तो 4 × 12 और 4 × 20 यानी कि 35, यानी FL जो है वो 35 न्यूटन्स होगी। 35 न्यूटन्स की फोर्स होगी, मैं चेक कर लूं, हाँ जी बिल्कुल सही, 35 न्यूटन्स की ये फोर्स होगी जो कि अपवर्ड होगी, जो दरअसल इसके अपने वेट की जो फोर्स है उसका रिएक्शन होगी। जो इसका ओवरऑल जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसका रिएक्शन होगी, जिसको इसने सपोर्ट कर रखा है। ये 35 न्यूटन्स की फोर्स इसने लगाई हुई है अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। और ये जो दो फोर्सेज हैं ये दो 120 न्यूटन और टोटल फोर्सेस हैं ये, और ये इसने इन फोर्सेस को बैलेंस कर रखा है। और यहां पर ये जो लेग है, अब इसमें इस पर जो भी फोर्स होगी वो इनका डिफरेंस के बराबर होगी, यानी कि 120 - 35। 120 - 35 का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 85 न्यूटन। यानी कि ये जो लेग है इसने 85 न्यूटन की फोर्स इसने लगाई हुई है, यानी कि इसने 85 न्यूटन के वेट को या फोर्सेस को बैलेंस कर रखा है। और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये आपको खास तौर पर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट में, बिल्डिंग बनाने वालों में, और इस तरह के जो बहुत सारे जो काम होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में, जहाँ पे कभी आप कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, कोई ब्रिज डिजाइन कर रहे होते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि कौन कौन सा जो लेग है या कौन कौन सा पोर्शन है उस पर कितना कितना स्ट्रेस आएगा और कितना उसको सपोर्ट ये कर पाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट एक चीज है। बज़ाहिर ये एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसमें हमने मेज की बात की, 100 न्यूटन और 20 न्यूटन की बात की, और आप ये देख सकते हैं कि ये करीब होने की वजह से इसने ज्यादा इसको फोर्स लगानी पड़ रही है और दूसरी को ज्यादा कम लगानी पड़ रही है। ये सब वो चीजें जो इंजीनियरिंग में जाके आपको प्रैक्टिकली बहुत काम देती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़्यादा बेहतर लगी होगी, ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत